नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। सेमिकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। सम्मेलन में 4 सत्रों का आयोजन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक। जीएसटी सुधारों पर चर्चा। रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करने के लिए जीएसटी में हो सकता है बदलाव। विपक्ष द्वारा संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने पर भाजपा का पलटवार। कांग्रेस नेताओं के पास 2-2 वोटर कार्ड रखने का लगाया आरोप। पीएम मोदी की मां के अपमान पर राहुल और तेजस्वी से माफी की मांग। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। सुकमा में 33 लाख के इनामी समेत 20 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को अंजाम देने वाले योद्धाओं को गृह मंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित। और जर्मनी के विदेश मंत्री की डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक पहलुओं पर की चर्चा। जयशंकर ने जर्मन कंपनियों को भारत में निवेश का दिया न्योता। जर्मन के विदेश मंत्री ने की आर्थिक शक्ति और लोकतंत्र के रूप में भारत की सराहना। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया के दूसरे दिन सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों से बातचीत की और इस तकनीक का उपयोग करने वाले विभिन्न उत्पादों प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया। भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। भारत अब प्रतिभा, भरोसे और तकनीक के दम पर वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू और विदेशी निवेशकों को नीतिगत स्थिरता का भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे आधुनिक चिप बनाने की दिशा में काम कर रहा है और जल्द ही भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े बदलाव का कारण बनेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्रे गुटालू पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों से भेंट की और उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। इस मौके पर अमित शाह ने कहा, कर्रे गुटालू की दुर्गम पहाड़ियों पर लगातार 19 दिनों तक चले सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान में बिना हताहत हुए 30 से अधिक नक्सलियों को मारकर इन वीर जवानों ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में हमारे सुरक्षा बलों की बहादुरी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। उन्होंने आगे कहा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में जवानों ने न सिर्फ नक्सलियों के बेस कैंप को नष्ट किया बल्कि उनकी सप्लाई चेन को भी भारी आघात पहुंचाया। मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल विरोधी अभियानों में शहीद या घायल हुए जवानों और उनके परिजनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कटिबद्ध है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से हमारे सुरक्षा बलों का सम्मान किया। अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाना मोदी सरकार का संकल्प है। जब तक सारे नक्सली या तो आत्मसमर्पण ना कर दें या पकड़े ना जाएं या समाप्त ना हो जाएं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस संकल्प को पूरा करने में हमारे सुरक्षा बलों के त्याग और समर्पण पर पूरे देश को गर्व है। इस बीच मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार माओवादियों के संपूर्ण उन्मूलन तक आक्रामक अभियान जारी रखेगी और साथ ही विकास को तेजी से आगे बढ़ाएगी। छत्तीसगढ़ में पुलिस और सुरक्षा बलों के एक्शन, पुनर्वास नीति और सरकारी योजनाओं से प्रभावित होकर सुकमा में 33 लाख के 20 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। जिले में सक्रिय 20 नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 9 महिला और 11 पुरुष नक्सली शामिल हैं। इनमें से कई पर गंभीर नक्सली वारदातों में शामिल होने के आरोप हैं। ये आत्मसमर्पण डीआरजी, जिला बल और सीआरपीएफ की 111वीं, 217वीं, 218वीं, 226वीं और कोबरा की 203वीं बटालियन के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। पुलिस के मुताबिक समर्पित नक्सली कई बड़ी घटनाओं और हमलों में शामिल रहे हैं। एसपी किरण चौहान और सीआरपीएफ अधिकारी के सामने नक्सलियों ने सरेंडर किया है।
जिला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा नक्सल निर्मूलन के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उससे प्रभावित होकर आज 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 20 नक्सलियों में 9 महिला नक्सली और 11 पुरुष नक्सली है। इन पे सब मिला के 33 लाख का इनाम रखा गया है। इनमें 2 नक्सलियों पे 8 लाख का इनाम है, 1 नक्सलियों के 5 लाख का इनाम है। इसके अलावा 4 नक्सलियों के पे 4-4 लाख का इनाम है और बाकी अन्य नक्सली अग्र संगठन के सदस्य हैं। सभी नक्सलियों को शासन द्वारा जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है उसके अनुसार सभी बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको रिवॉर्ड मिलेगा। मैं इसी मौके पे सभी नक्सलियों से ये अपील करता हूं कि जल्द से जल्द सरेंडर करके मुख्यधारा में शामिल हो जाए। और अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि ये विश्वविद्यालय हमारी विविधता का प्रतीक है। The education must be oriented towards the benefit of the society. In this context, I will also urge you to collaborate with the industry to make use of science and technology for the larger good of humanity, particularly enriching nature and ecology. What is more heartening is the fact that the gender ratio of its nearly 3,000 students is tilted in favor of females. सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत यात्रा पर हैं। आज नई दिल्ली में उन्होंने महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर राजघाट समिति के सचिव रजनीश कुमार ने सिंगापुर के पीएम को महात्मा गांधी पर आधारित कुछ पुस्तकें और महात्मा गांधी की एक प्रतिमा भेंट की। भारत और जर्मनी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल संयुक्त प्रेस वार्ता में बैठक के बारे में उन्होंने जानकारी दी। विदेश मंत्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों समेत राजनीतिक, रक्षा, आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। द्विपक्षीय बैठक में पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को लेकर प्रतिबद्धता को दोहराया गया। इस दिशा में हरित ऊर्जा कॉरिडोर समेत कई योजनाएं शामिल हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच स्कूल और कॉलेज के अल्पकालिक आदान प्रदान के लिए निःशुल्क वीजा पर भी सहमति बनी है। On climate and energy, we have been working for the last few years on what's called the Green and Sustainable Development Partnership. Now, some of you would be aware that projects under this have included the Nagpur Metro Rail, green energy corridors in 5 states, and the integrated water transport project in Kochi. Our discussions today also covered green hydrogen, green energy financing, and biofuels. 7, we have seen good progress in education and mobility. I believe that the largest number of foreign students in Germany are now from India. We have also agreed on gratis visas for short-term school and college visits to further promote student exchanges. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में जर्मनी के सहयोग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है। द्विपक्षीय बैठक में संयुक्त युद्धाभ्यास के विस्तार पर भी सहमति बनी है। We greatly value the understanding that Germany has shown with regard to India's fight against terrorism. Minister Vadeful has himself been explicit about our right to defend our people against terrorist attacks. Our parliamentary delegation that visited Germany in June after Operation Sindoor was also warmly received. There's been an uptick in our defense and security cooperation. Germany participated in the Tarang Shakti air exercises last year and its ships made port calls to Goa. Today we agreed that such participation should be continued, indeed even expanded. In the past, we have had significant export control difficulties in the defense and security domain.
I would like to express my appreciation today for the smoothening of these processes and more expeditious clearances. We also spoke about greater industry collaboration between our two countries in this context. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के दौरे पर आए जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वेटफुल के साथ बैठक की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेटफुल के साथ भारत और जर्मनी के व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों के साथ एक बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में व्यापार सुगमता, नियामक ढांचे और बाजार पहुंच को मजबूत करने पर चर्चा हुई। रक्षा, अंतरिक्ष, नवाचार और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सहयोग के अवसरों और हमारी आपसी साझेदारी की अपार संभावनाओं पर जोर दिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया पार्टिसिपेशंस के अध्यक्ष एवं सीईओ और फ्रेंच पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विंसेंट मॉन्टेगने के साथ मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने मुलाकात की तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर साझा करते हुए लिखा, विंसेंट मॉन्टेगने से मिलकर बहुत खुशी हुई। नए युग के डिजिटल शिक्षण संसाधन विकसित करने और सभी के लिए सुलभ शिक्षण वातावरण बनाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। कहानियां, कॉमिक्स, इंटरैक्टिव गतिविधि आधारित वर्क ग्रुप सीखने वालों के साथ एक बेहतरीन जुड़ाव स्थापित करते हैं, जो शिक्षार्थियों में एक जरूरी कौशल विकसित करने में प्रभावी होता है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर विपक्ष के लगातार हमलों के बीच भाजपा ने कांग्रेस पर ही पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के पास 2-2 वोटर कार्ड दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और उनकी पत्नी के नाम पर भी 2 वोटर कार्ड मिले हैं। इल्मी ने टिप्पणी की कि वोट चोरी के आरोप लगाने वाली पार्टी खुद वोट डकैती का काम कर रही है। कब तक ये इल्जाम लगाएंगे? जैसे कि मैंने कहा, आम लोगों की बात होती है तो आपका खोजी पत्रकार जाग जाता है, लेकिन अपने ही CWC मेंबर और मीडिया हेड के 2-2 आईडी पाए जाते हैं, वोटर आईडी, EPIC और उनकी पत्नी के, उस पर कोई जांच नहीं होती। मतलब क्या हुआ? आपके नज़दीकियों के जो हैं, आपके करीबी बाकायदा ये खुला खेल फर्रुखाबादी वोटरों के साथ, वोटर आईडी के साथ धांधली कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और उस पर आपके होठ सिले हुए हैं। कांग्रेस आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के प्रयोग पर भाजपा समेत पूरा एनडीए इस समय आक्रोश में है। भाजपा प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने कहा कि विपक्ष के इस तरह के रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि इस घटना को लेकर अब तक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार की जनता इसका बदला जरूर लेगी। प्रधानमंत्री जी को कितना अफसोस हुआ होगा, कितने उनके दिल में पीड़ा होगी, उस पीड़ा का एहसास लोगों को है और इसका असर जरूर पड़ेगा। और बिहार का एक एक नागरिक, पूरे देश का, मैं बता रही हूं, उन आंसुओं का बदला जरूर लेगा। दे विल अवेंज दिस। आप किसी की दिवंगत मां को नहीं छोड़ रहे हैं और आप उनका अपमान कर रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं है। तमिलनाडु में भाजपा नेता के अन्नामलाई ने एक वीडियो साझा करते हुए डीएमके के सामाजिक न्याय के मॉडल को कटघरे में खड़ा किया है। के अन्नामलाई ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें तिंडीवनम में अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले एक लोक सेवक डीएमके पार्षद के पैरों में गिरकर माफी मांगते नजर आ रहे हैं। के अन्नामलाई ने लिखा है, तिंडीवनम में अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले एक लोक सेवक को डीएमके पार्षदों ने लगातार घेरा और डीएमके पार्षद राम्या के पैरों में गिरकर माफी मांगने पर मजबूर किया। अन्नामलाई ने लिखा है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। इससे पहले भी डीएमके मंत्री थिरुराजा कनप्पन ने एक सरकारी कर्मचारी को जाति सूचक गालियां दी थी। डीएमके जिसे सामाजिक न्याय का नाम देती है, वो वास्तव में सामाजिक अन्याय के अलावा और कुछ नहीं है।
सीबीआई ने हरियाणा पुलिस, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से वांछित अपराधी मेनपाल ढिल्ला उर्फ सोनू कुमार को कंबोडिया से भारत लाने में सफलता हासिल की है। मेनपाल ढिल्ला, जिसे मेनपाल बदली हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध हथियारों के इस्तेमाल और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर मामलों में दोषी है। 2007 में बहादुरगढ़ में दर्ज मामले में उसे 2013 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वो अन्य 2 मामलों में भी दोषी ठहराया जा चुका है। 2018 में हिसार जेल से 6 सप्ताह की पैरोल पर बाहर आने के बाद वो वापस नहीं लौटा और फरार हो गया। हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने नवंबर 2024 में इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया। जांच में पता चला कि वो थाईलैंड से कंबोडिया गया और फर्जी पासपोर्ट पर सोनू कुमार के नाम से वहां रह रहा था। मार्च 2025 में इंटरपोल चैनलों के जरिए उसके खिलाफ प्रोविजनल अरेस्ट का अनुरोध भेजा गया। जुलाई 2025 में कंबोडिया ने उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दी और बाद में भारत को सौंपने का फैसला किया। इसके बाद हरियाणा पुलिस की टीम ने जाकर वापस उसे भारत लाया। हाल के वर्षों में इंटरपोल सहयोग से 100 से अधिक अपराधियों को भारत वापस लाया गया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी की परिषद बैठक में आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत दिल्ली हाईकोर्ट के नजदीक फुटओवर ब्रिज बनाया जाएगा। वहीं खेल सुविधाओं को बढ़ाने के साथ नई दिल्ली में नाइट फूड बाजार शुरू करने की भी योजना बनाई जा रही है। और क्या खास रहा काउंसिल की बैठक में, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल से। एनडीएमसी की काउंसिल की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। क्या निर्णय थे, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल जी। सर, क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया है? हमारे विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं। सबसे पहले ई गवर्नेंस और एम गवर्नेंस को मजबूत करते हुए नागरिक सेवाओं में और प्रभावशाली ढंग से डिलीवरी करने के लिए बाइजैक, जो एक भारत सरकार की संस्था है, उसके साथ एक लगभग 18 करोड़ का एक एमओयू साइन किया गया है, जिसमें जो नागरिक सुविधाओं को और अच्छा से कैसे कर सके उसके पूरे सॉफ्टवेयर आईटी को हम अपग्रेड करेंगे। नई दिल्ली में कला किस तरह से स्कल्पचर्स हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, विजुअल आर्ट्स हो, पेंटिंग हो, एक भारत की झलक दिखे, उसको सीनियर आर्टिस्ट के स्कल्पचर्स लगे, उसके लिए एक हाई पावर कमेटी। एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है कि नाइट बाजार किस तरह से हम एनडीएमसी के क्षेत्र में शुरू कर सकते हैं, वो एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है, जिसको हम आगे लेके पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी आने वाला है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी की है एनडीएमसी? 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक जो एक सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं, उसमें हमने स्वच्छता को लेकर 2 तारीख से स्वच्छता ड्राइव लॉन्च कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में चाहे फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशंस हो, मंदिरों की स्वच्छता को लेकर हो, बच्चों के साथ अपने प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए बड़े इवेंट्स हो। पर्व के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन पूरा देश मना रहा है और एनडीएमसी भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी, ऐसा एक सेवा पखवाड़े की आज निर्णय काउंसिल की बैठक में लिया गया है। तो ये थे कुलजीत सिंह चहल जी जो बता रहे थे किस तरह से एनडीएमसी की काउंसिल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर से ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है। निचले इलाकों को खाली करा लिया गया है। क्या स्थिति है इस समय दिल्ली में यमुना नदी की, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर है। दिल्ली में करीब 1.5 मीटर ज्यादा चल रहा है खतरे के निशान से। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे यमुना जी के जल स्तर को लेकर? पहले तो ये तो मैं कहूँगा दिल्ली वासियों के लिए बहुत सुखद बात है कि माँ यमुना स्वतः आई हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। और बात आए जो इसे लोग त्रासदी बाढ़ कह दे रहे हैं, त्रासदी नहीं है, ये माँ आशीर्वाद के रूप में आई हुई है। सर, आप लोग आरती करते थे माँ यमुना की, अभी कैसे देखते हैं? ये आरती बहुत दिन से हमारी चालू है यहाँ पर। उसके बाद जो चीज़ें माँ जमुना को हम क्या, माँ जमुना आज हमारे बीच में है और इतना अच्छा हिसाब किताब है। प्रशासन और शासन ने इतना काम अच्छा हो रहा है। हमारे मोदी जी हैं, उनको आशीर्वाद मिला हुआ है और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है उनको भी आशीर्वाद मिला है। अभी गणेश पूजा गई थी और गणेश पूजा जो हुई है उनका भी आशीर्वाद मिला हुआ है। दिल्ली में कुछ नहीं होगा, लोगों के लिए टेंट लगाए गए हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें ही नहीं है, उसमें कोई है भी नहीं है क्योंकि सारी चीज़ सुरक्षित है। लोगों का कहना है कि दिल्ली को कुछ नहीं होना। हालांकि यमुना का जल स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन माँ यमुना के प्रति इन लोगों की श्रद्धा बता रही है कि किस तरह से इनका नजरिया है। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
भारी बारिश के कारण हिमाचल में भूस्खलन की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सड़क यातायात ज़्यादातर जिलों में बाधित है और इसके साथ ही शिमला कालका रेल सेवा पर भी इसका असर नजर आ रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों में हालात बेहद ख़राब होते जा रहे हैं। 3 ज़िलों में आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 7 जो ज़िले हैं वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ज़्यादातर सड़क यातायात प्रदेश भर में बाधित है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुदरत की मार हिमाचल पर इस साल कुछ इस कदर पड़ी है कि तबाही के पिछले सारे रिकॉर्ड धरे के धरे रह गए हैं। क्या सतलुज, क्या ब्यास, क्या रावी, क्या यमुना, हर नदी हर नाला उफान पर है। मंडी ने तबाही के गहरे जख्म देखे हैं। चंबा ने तबाही का खौफनाक मंजर देखा है। कुल्लू, मनाली, शिमला, कांगड़ा, हर जिले में बारिश ने भीषण कोहराम मचाया है। पूरे नेशनल हाईवे धंस गए हैं। रेलवे ट्रैक जाम हो गए हैं। शिमला कालका रेलवे लाइन पर सभी ट्रेन सेवाओं को 5 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक पर जगह जगह भूस्खलन होने की वजह से भारतीय रेलवे ने ये फैसला लिया है। हिमाचल के ज्यादातर नेशनल हाईवे भी जगह जगह भूस्खलन से बार बार बाधित हो रहे हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे और शिमला कालका हाईवे पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। वहीं शिमला कालका रेल सेवा को लेकर रेलवे द्वारा 5 सितंबर के बाद अगला फैसला लिया जाएगा और 5 सितंबर के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आने वाले दिनों में इस रेल सेवा को बहाल किया जाना है कि नहीं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड भूस्खलन होने की वजह से जो ट्रैक है वो क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिसकी वजह से रेलवे ने फिलहाल के लिए इस रेल सेवा को बंद करने का 5 सितंबर तक फैसला लिया है। शिमला कालका रेल लाइन हेरिटेज लाइन है और पहाड़ों से गुजरने वाली ये रेल लाइन बरसात की वजह से अक्सर प्रभावित रहती है। 2023 की आपदा में तो ये रेल लाइन शिमला के समर हिल के पास पूरी तरह हवा में लटक गई थी। उधर चंबा के मणिमहेश यात्रा पर भी इस साल यात्रियों पर बड़ी मार पड़ी है। जगह जगह भूस्खलन और सड़क मार्ग धंसने की वजह से हजारों यात्री फंस गए और अभी भी हजारों यात्री चंबा के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। इस रास्ते से 3 दिन हो गए, ये डेली थोड़ा थोड़ा बनाते हैं। पूरी बारिश के कारण रोड नीचे धस रहा है। ये डेली यहाँ दिन में काम होता है, शाम को बारिश होती है, नीचे धस रहा है रोड, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। टैक्सी का काम है, रोजगार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। तो यही गुजारिश है कि इस रोड को थोड़ा जल्दी से बनाया जाए ताकि हमारा यहाँ से व्यवसाय चल पड़े। वहीं ब्यास नदी भी उफान पर है और कुल्लू मनाली में ब्यास के किनारे बसे कस्बों में बड़ी तबाही हुई है। मंडी में भी लगातार पहाड़ों के धंसने का सिलसिला जारी है। बीते रोज ही सुंदरनगर के जंगम बाग इलाके में भूस्खलन में कई घर जमींदोज हो गए और कई लोगों की मौत हो गई। इस पूरी तबाही में मानसूनी बारिश सबसे बड़ी जिम्मेदार मानी जा रही है और ऐसा इसलिए भी क्योंकि बरसात की बारिश ने इस साल पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हिमाचल में इस साल मानसूनी बारिश ने पिछले 76 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। इतनी बारिश इससे पहले साल 1949 के अगस्त महीने में दर्ज की गई थी। अगस्त में औसतन बारिश 256 मिलीमीटर रहती है, लेकिन इस साल अगस्त महीने में करीब 431 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगस्त में इस साल 8, 10, 11, 13 और 22 तारीख को सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश से अभी तक प्रदेश में 3000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान दर्ज किया जा चुका है। साथ ही पूरे सीजन में प्रदेश भर में 320 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जो बारिश का रिकॉर्ड है इस मानसून सीजन में वो पिछले 76 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है और लगातार आने वाले दिनों में भी अभी बारिश से राहत मिलने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। शिमला से कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ धर्मप्रकाश, डी न्यूज़। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए जीडी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
और अब बात बदलते बिहार की। बदलता बिहार एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक दौर से गुजर रहा है। जिस बिहार से रोजगार की तलाश में हर साल लाखों लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर थे, आज उसी बिहार में हर साल लाखों लोग रोजगार के लिए वापस आ रहे हैं। राज्य के रामनिवास, पवन कुमार, नाभी ग्रीन कुमार और नीतीश कुमार प्रदेश में ही रोजगार पाकर काफ़ी खुश और संतुष्ट हैं। इसमें राज्य सरकार के कुशल आर्थिक प्रबंधन और सामाजिक योजनाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात बदलते बिहार की इस श्रृंखला में रिवर्स पलायन पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आप ये देखिए रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। भोजपुरी लोक संगीत की एक विधा है पूर्वी। पूर्वी में एक नवविवाहिता के दर्द को दर्शाया गया है, जिसका पति शादी होते ही कमाने की खातिर पलायन को मजबूर हो जाता है। भोजपुरी के महान गीतकारों में से महेंद्र मिश्र एक हैं। अगर आज महेंद्र मिश्र जिंदा होते तो उन्हें रिवर्स माइग्रेशन पर एक नया गीत लिखना होता। तो आइए दिखाते हैं रिवर्स माइग्रेशन की कहानी कामगारों की जुबानी। अपने घरों से दूर काम की तलाश में परदेश गए युवाओं की अब बिहार में वापसी हो रही है। कभी ऐसे भी गांव थे जहां के लगभग सभी पुरुष रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते थे, लेकिन आज बिहार बदल रहा है। आइए सुनते हैं बिहार लौटे युवाओं की जुबानी। मधेपुरा के रहने वाले सरोज कुमार बताते हैं। मेरा ये बिहार में सब कुछ अच्छा है, अपना गांव के जैसा फीलिंग हो रहा है। अभी गांव में है ऐसा टाइप का हमको लग रहा है। यहाँ से घर भी आने जाने का कोई नहीं है, कब जाएंगे, कुछ सब कुछ लैंग्वेज वगैरह जितना भी है सब मतलब सब एक जैसा मिल गया। अभी तो अपना बिहार में हो गए और नज़दीक हो गए, वहाँ से नज़दीक है। अभी यहाँ अच्छा लग रहा है काम करके और यहाँ लगभग में सब कुछ अच्छा है। मेरा नाम रामनिवास है, मैं बक्सर का रहने वाला हूँ। मैं इसके पहले राजस्थान में काम करता था और मेरे बिहार में कंपनी खुलने की वजह से मैं यहाँ काम करने चला है। वहाँ आने जाने में दिक्कत हो रहा था, फैमिली से मिलने में भी और छुट्टी के लिए भी दिक्कत हो रहा था। इसीलिए मैं अपने गांव में आ गया। यहाँ पे काम करता हूँ, अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे कंपनी भी बड़ी खुल गई, बहुत अच्छा लगता है काम करने में हमको। मेरा नाम पवन कुमार हुआ, मैं छपरा जिला का रहने वाला हूँ। घर दरियापुर है और महाराष्ट्र में काम करते थे हम पहले, और वहाँ पर आने और जाने में बहुत दिक्कत होता था। और बाद में पता लगा कि यहाँ पर बिहार में फैक्ट्री खुला हुआ है, तो हमने सोचा कि बिहार में ही रह के अपना कुछ करें, बिहार अपना फैक्ट्री लगाओ उसमें ही। वहाँ में दिक्कत है कि जाने और आने में दिक्कत है बहुत ज़्यादा। और यहाँ है कि हमारे घर के पास में है, जब मन करता है मतलब टिफिन होता है, मतलब छुट्टी होता है, हम घर पे चले जाते हैं, घर से आ जाते हैं। यही सुविधा बहुत अच्छा है। हमारा नाम ग्रीन कुमार है। हम पहले अहमदाबाद में मेंटेनेंस के रूप में ड्यूटी करते, फीटर के रूप में। वहाँ पे भी हम कटिंग वटिंग सोल्डिंग यही सब करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। वहाँ पे ये होता था अहमदाबाद में कि हम जब वहाँ से आते थे तो फिर 3 दिन लग जाता था हमारा, और 1 दिन सोने में लग जाता था। मतलब वहाँ से इतना हैरान हो जाते थे, फिर यहाँ पे आके बहुत हरासमेंट महसूस होता था। और जब भी कोई जरूरी होता था, मतलब कि कोई फोन किया जल्दी आओ, तो फिर उस समय हमको न तो एरोप्लेन जाते थे, तो बहुत ज्यादा उतना पैसा नहीं हमारे पास जो हम आ सकते हैं, अन्यथा ट्रेन धरते थे तो 2-3 दिन लेट हो जाते थे। इसीलिए हमारे बिहार में काम मिला तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम यहीं पे अपना कर रहे हैं काम। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, मैं गोपालगंज जिला का रहने वाला हूँ। मैं रुद्रपुर उत्तराखंड पहले काम कर रहा था। 700-800 किलोमीटर जाने आने में रहने में भी समस्या होता है। कोई अचानक कोई काम पड़ गया तो आदमी परिवार से मिल ना पाता है, ना आ पाता है समय से, ना छुट्टी मिल पाती है समय से। इसलिए समस्या बढ़ते जा रहा था। हमारे बिहार में नौकरी रोजगार मिला, पास में हुआ, हमारे यहाँ रोजगार मिला। शनिवार को ड्यूटी करते हैं, घर चले जाते हैं, संडे को परिवार में रहते हैं, फिर मंडे को हम आ जाते हैं अपने ड्यूटी, आगे ड्यूटी कर लेते हैं। प्रदेश की गलियों में काम की तलाश में भटकते बिहार के युवा आज फिर से अपने गांव घर लौट रहे हैं। जब रोजगार की तलाश में लगभग हर पुरुष घर छोड़ने को मजबूर था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। तो आपने देखा रिवर्स माइग्रेशन की कहानी, कामगारों की जुबानी। हम फिर लाएंगे आपको एक नई कहानी लेकर, तब तक देखते रहिए आप डीडी न्यूज। जिंदगी एक गणित है।